ऑनलाईन वाले ऐकू येते का रे? स्क्रीन विजिबल झाली का बघा. बस बस कुठेही बस. बर, काय झालं होतं आपलं शेवटी? न्यू ऑपरेटर यूज करके रन टाइम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे. जाओ घ्या की. घ्या, घ्या. चलो ठीक है, हो गया. बर, आज हमारा 8th लेक्चर होगा शायद. पॅड जोडलेलं नव्हतं. ठीक है. So today is the 8th lecture for CPP क्रॅश कोर्स. और 2 बाकी है. और करेक्ट टाइम आहे. बाळा इकडे बसून घ्या तुम्ही. आपल्या हाईटनुसार ॲडजस्ट करायचं. बरीच जागा आहे आपल्याकडे, होय की नाही? आपल्याकडे तेवढं लॉजिक असायलाच पाहिजे. आपण कॉम्प्युटर सायन्स शिकते म्हणल्यावर. सो रिमेनिंग 2 लेक्चर्स हम डेटा स्ट्रक्चर तक पहुंच जाएंगे. ठीक है. अब बहुत ही कुछ बेसिक सी चीज़ें बची है. ज़रूरी होता है न्यू ऑपरेटर एंड पॉइंटर्स, तो वो हो गया. आज डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक पढ़ेंगे. ओके, दैट इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट. पहली बात हमें समझना है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, और दूसरी बात है रन टाइम ऑब्जेक्ट. और शायद आज ही डेटा स्ट्रक्चर हमारा शुरू हो जाए, मे बी. लेकिन अभी 2 लेक्चर्स है अपने क्रॅश कोर्स वाले. चलो देखते, फ्लो में जो होगा वो हम करेंगे. तुम्ही पाठीमागची लेक्चर बघितलीत का रे? 7 लेक्चर झाली तर बघून घ्या सगळ्या. ती पब्लिक आहे, ती कधीही बघू शकता, बट BS चालू व्हायच्या आधी बघा. चलो ठीक आहे. सो
yesterday we saw in the last lecture ptr is pointer to object. Okay, why do we call it pointer to object? Because it stores address of object. Everybody familiar with the object? Okay, बर, सगळ्यात महत्त्वाच्या दोन कॉन्सेप्ट आपण बघितल्या होत्या. एक था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ओओपी. बस खुद को ये बताओ, कैन यू एक्सप्लेन इट? अगर इंटरव्यू में पूछा या फिर मैंने पूछा एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ओओपी, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो? ओके, और इससे पहले ये लॉ एक्सप्लेन करने के लिए स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर्स, ये आपको क्लियर है? नेक्स्ट, हाउ टू एक्सेस देम. ठीक है, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ओओपी में डायरेक्टली एक्सेस्ड नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स और नॉन स्टैटिक मेंबर्स. ठीक है, इसमें जो फंक्शन कॉल हुआ है, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो कॉल हुआ है, उसके लिए लगने वाला कॉलिंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट? ओके, तो अब चलते हैं पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट में. वी हैव एन ऑब्जेक्ट num1 एंड num2. हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है num1 एक है num2. ठीक है, और यहाँ हमने उनकी मेमोरी भी ड्रॉ की है. देखो, एक num1 है एक num2 है, और num1 का एड्रेस 1000, num2 का एड्रेस हमने 2000 कंसिडर किया हुआ है. अब इस एड्रेस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं. ओके, क्या कहता है एड्रेस, जरा समझो. ओके, तो हमारे पास अभी तीन एड्रेस है. लेट्स से पीटीआर इज रेफरिंग टू एड्रेस ऑफ num2. ठीक है, num2 को अभी रेफर कर रहा है पीटीआर. ठीक है, फॉरगेट num1. तो num2 की बात कर लेते हैं. तो num2 की अगर बात करें, हमारे पास तीन एड्रेसेस है. एक है एड्रेस ऑफ num2 डॉट एक्स, एक है एड्रेस ऑफ num2 डॉट वाई, और एक है एड्रेस ऑफ num2. ओके, ये तीन एड्रेसेस हैं हमारे पास. तो हमें समझना है किसका क्या एड्रेस है, अगर यहाँ x भी है y भी है. ठीक है, अब समझो, पहले x और y के एड्रेसेस देखते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट में डेटा मेंबर्स को हमेशा कंटिन्यूस मेमोरी मिलती है, नो मैटर व्हाट इज डेटा टाइप. यूजुअली कंटिन्यूस मेमोरी की हमारी कॉन्सेप्ट क्या है? अगर एरे है तो कंटिन्यूस मेमोरी है, बट दिस इज नॉट एरे. लेकिन फिर भी सारे डेटा मेंबर्स कंटिन्यूस क्रिएट होने वाले हैं. ओके, ऑल ऑफ देम विल गेट क्रिएटेड कंटिन्यूसली. तो x अगर 2000 है और आपका x इंटीजर है, मतलब 4 बाइट बोलेगा, 2000, 2001, 2002, 2003, 4 बाइट उसने लिए. अब y का एड्रेस क्या रहेगा? 2004, नो डाउट. ओके, सो एड्रेस ऑफ num2 डॉट एक्स इज 2000. एड्रेस ऑफ num2 डॉट वाई इज 2004. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट इज एड्रेस ऑफ num2? तो इसकी थ्योरी पहले समझो. एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज द एड्रेस ऑफ इट्स फर्स्ट डेटा मेंबर. डन, रूल है. एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज द एड्रेस ऑफ इट्स फर्स्ट डेटा मेंबर. यस, तो एड्रेस ऑफ num2 क्या रहेगा? 2000 रहेगा. 2004 कभी नहीं हो सकता. फर्स्ट डेटा मेंबर का जो एड्रेस होगा दैट विल बी द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, फिर सवाल ये आता है कि सर फिर दोनों सेम ही है क्या? दोनों सेम ही एक्सेस होंगे? नो, इवन दो देयर एड्रेसेस आर सेम, देयर डेटा टाइप्स आर डिफरेंट. ओके, तो फर्क ये रहेगा, अगर मैं स्टोर करूं P में एड्रेस ऑफ num2 डॉट एक्स और मैं स्टोर करूं P में एड्रेस ऑफ num2, तो डिक्लेरेशन में फर्क रहेगा. P एक पॉइंटर वेरिएबल है दोनों तरफ, नो डाउट. अब सोचो कि किसका एड्रेस स्टोर हो रहा है, सिंपल वेरिएबल का या पॉइंटर वेरिएबल का. इधर num2 डॉट एक्स का एड्रेस स्टोर हो रहा है. व्हाट इज एक्स? सिंपल वेरिएबल है, इंटीजर वाला, तो एक स्टार लगेगा. व्हाट अबाउट num2? सिंपली वेरिएबल है,
हाँ, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का है बट सिंपल वेरिएबल है। अपने पास दो ही टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक तो सिंपल वेरिएबल या फिर पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल स्टोर्स एड्रेस, बाकी सारे सिंपल वेरिएबल्स है। फिर सिंपल वेरिएबल में प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल्स आ सकते हैं और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वाले वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पर भी स्टार कितने लगेंगे, एक स्टार लगेगा। और फिर डेटा टाइप का रूल मैंने बताया था, सिंपल वेरिएबल का डेटा टाइप कंटिन्यू होता है। तो इधर सिंपल वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, इंट। इधर क्या है, नंबर, करेक्ट। इधर इंट है और इधर नंबर है, समझ गए हो। ठीक है, सो वी हैव इंट स्टार पी एंड नंबर स्टार पी। फिर सवाल आता है इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्टोर तो दोनों तरफ 2000 ही होगा, इधर भी 2000 स्टोर करेगा, इधर भी 2000 स्टोर करेगा। देन व्हाट इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस ऐसा है, पहली बात, हमने पॉइंटर अरिथमेटिक देखा था, यू रिमेंबर, p+1 p+2 p+i। वो केस अगर इधर इंप्लीमेंट कर दे, अगर मैं इधर कह दूं p+1, तो ये आपको देगा 2004 नो डाउट, क्योंकि इंटीजर वाला पॉइंटर है, तो वो इंटीजर की साइज 4 बाइट है। अगर मैं इधर कह दूं p+1, तो ये पॉइंटर p जो है ये नंबर टाइप का है, और अभी नंबर की साइज कितनी है, उसमें x एंड y है 8 बाइट्स, राइट। तो p+1 इस केस में 2008 देगा, डन। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपके पास पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है तो आप इसके साथ सी p इज गोइंग टू स्टोर एड्रेस ऑफ num2, तो आप p को कह सकते हो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। हियर p स्टोर्स एड्रेस ऑफ x, सिंपल x, not pointer to object. It is not a pointer to object. ओके, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्लियर हो गया। अब पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट की वजह से क्या होगा ये अब हम देखेंगे, बट ये नंबर स्टार p जो है इसे पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, ये बात समझ गए। पॉइंटर p जो x का एड्रेस स्टोर कर रहा है उसे पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, ये बात समझ गए हो, क्योंकि p किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, x। x इज सिंपल इंटीजर वेरिएबल, राइट। और इधर p जो है ये ऑब्जेक्ट है। ऑनलाइन वाले कळते का बघा, काही शंका असेल तर विचारा। ओके, तो अब आगे चलते हैं, यहाँ ptr की बात करते हैं। ही गोष्ट कळाली का? ठीक है, लेक्चर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा रात को या फिर कल सुबह, नोट्स अपनी बना लेना। ठीक आहे, नोट्स लिहित बसण्यात आपण वेळ नाही घालवत आहे फक्त, तर तुम्ही स्वतः करू शकता, त्यांनी रिव्हिजन पण होईल आणि तुमच्या नोट्स पण प्रिपेअर होऊन जातील। त्यावेळी काही शंका आली तरी मला मेसेज करा, मी रात्री 1 वाजेपर्यंत अवेलेबल असतो व्हॉट्सॲपवरती, कॉल नका करू। चलो ठीक आहे, सो पेज बदलायचं आहे आता आपल्याला। ठीक है, ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ num2। अब यहां ptr हुआ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। नाउ यूजिंग पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट यू कैन एक्सेस डेटा मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूजिंग पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट you can call member function also। ठीक है, मेंबर फंक्शन। बस हमें समझना है कि इधर बीच में क्या होना चाहिए। यूजुअली जब आप ऑब्जेक्ट यूज करके डेटा मेंबर एक्सेस करते हो तो यहां बीच में डॉट ऑपरेटर होता है। बीच में क्या होता है, डॉट ऑपरेटर। डॉट का रूल है, लेफ्ट में ऑब्जेक्ट चाहिए, सिंपल ऑब्जेक्ट, जैसे कि num1 num2। बट व्हेन इट कम्स टू पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, फिर बीच में आता है एरो ऑपरेटर। ओके, एक सिंपल सा डिफरेंस है। ठीक है, सिमिलरली व्हेन पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट यूज करके फंक्शन कॉल करना है, मेंबर फंक्शन, तो भी बीच में कौन आएगा, एरो ऑपरेटर आएगा। करेक्ट है, समझ गए हो। दैट इज द ओनली डिफरेंस। इफ यू हैव पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, यू वांट टू एक्सेस डेटा मेंबर, एरो ऑपरेटर। इफ यू हैव ऑब्जेक्ट वांट टू एक्सेस डेटा मेंबर, बीच में डॉट ऑपरेटर।
correct? If you have object, you want to call member function, बीच में dot operator. If you have pointer to object, you want to call member function, बीच में arrow operator, correct? Done. तो arrow यूज करना है कि dot यूज करना है, ये लेफ्ट वाली एंटिटी डिसाइड करेगी कि राइट वाली? लेफ्ट वाली डिसाइड करेगी. राइट में तो वही अपने मेंबर्स ही है, तो लेफ्ट में जो है उसे देख के आपको डिसाइड करना है भाई एरो चाहिए कि डॉट चाहिए, और वो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, इधर हमने क्लियर किया, अगर पॉइंटर ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर रहा है दैट इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट. अदरवाइज किसी भी पॉइंटर को पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, इट शुड स्टोर द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट. बहुत आसान है. ओके, सो ptr इक्वल टू एंड num2 हुआ. अब हम काम करेंगे num1 और num2 जो है, चलो अभी इसको यहां से हटा लेते हैं, एंड लेट्स से ptr इज रेफरिंग टू num1 राइट नाउ. ओके, ptr इज रेफरिंग टू num1. ठीक है, लेट्स से कि num1 के x और y में हमने वैल्यूज स्टोर कर ली है. हमने कहा num1 डॉट x इज इक्वल टू 5 and num1 dot y is equal to 7. So this is 5, this is 7. I want to print it now using ptr. मुझे ptr यूज करके उसको प्रिंट कर देना है. ठीक है, ptr जो है वो अभी स्टोर कर रहा है num1 का एड्रेस 1000. सो ptr इज कॉल्ड पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट num1. तो अगर ptr यूज करके मुझे x की वैल्यू प्रिंट कर देनी है, ptr यूज करके x की वैल्यू प्रिंट कर देनी है, बीच में कौन चाहिए, एरो ऑपरेटर चाहिए. समझ गए? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि जब मैं बीएससी कर रहा था, जब मैं ये सारी चीजें पढ़ रहा था, तो हमने ये कैसे याद रखा था, समझो. हमने एक रूल देखा, राइटिंग ओनली नेम ऑफ वेरिएबल गिव्स अस कंटेंट ऑफ इट्स मेमोरी. ऐसा एक रूल हमने देखा हुआ है, अगर आपने पीछे वाले लेक्चर्स देखे तो आप समझ जाओगे. ओके, तो राइटिंग ओनली नेम ऑफ वेरिएबल गिव्स अस कंटेंट ऑफ इट्स मेमोरी. मेमोरी कुछ इस तरह से मैंने आपको दिखाई थी. लेट्स से इफ वी हैव ptr, ptr के अंदर स्टोर है 1000, ptr का खुद का एड्रेस है लेट्स से 5000. तो ये जो 1000 है दैट इज कंटेंट ऑफ मेमोरी. ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर दैट इज मेमोरी, एंड 5000 इज एड्रेस ऑफ मेमोरी. तो रूल कहता है राइटिंग ओनली नेम ऑफ वेरिएबल, यानी कि लेट्स से मैंने लिखा सिर्फ ptr गिव्स अस कंटेंट ऑफ इट्स मेमोरी. तो उसके ptr की मेमोरी का कंटेंट क्या है, 1000. सो ptr विल गिव यू 1000, नो डाउट, ptr विल गिव यू 1000. ओके, अब मैं इसको कैसे पढ़ता हूं, तो व्हेन आई से ओनली ptr के मेमोरी का कंटेंट दैट इज 1000. करेक्ट. एरो जो है इसे हमने पढ़ा था मेमोरी का, 1000 मेमोरी का x, मेमोरी का x. अब आपको क्या करना है, सिंपली वो मेमोरी ढूंढनी है जिसका एड्रेस 1000 है. ये वाली मेमोरी है num1 की, उस मेमोरी का x एक्सेस होगा, हो गया 1000 मेमोरी का x. सिंपल है. एरो को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, मेमोरी का. लाजाच नाही अजिबात, ला हिंदी इंग्लिश चाललंय, मध्येच हिंदी कसं, मध्येच मराठी, लेज काय अडचण नाही. द बेसिक पर्पज इज टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग, नॉट टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश. अपने अपने हिसाब से लिखा करो. ओके, माझे बरेचसे स्टुडंट अजून मराठीत नोट्स लिहितात. चलो ठीक है, मी पण लिहितो. सो 1000 मेमोरी का x, ptr एरो x, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको 5 मिल जाएगा. यहां आपकी कॉमन मिस्टेक होती है हमेशा, यू ऑलवेज वी आर यूज्ड टू राइट से num1 डॉट एक्स. हमें पता है num1 के x एक्सेस करने तो num1 डॉट एक्स. तो आपकी एक कॉमन मिस्टेक, यू से ptr एरो num1 डॉट एक्स, बिग मिस्टेक.
या तो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट यूज करो या फिर ऑब्जेक्ट यूज करो, दोनों की जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही मेमोरी को रेफर कर रहा है। तो या तो पीटीआर यूज करो या फिर num1 यूज करो, राइट। ये करोगे सो दैट इज एरर, ये एरर है, डन, ये नहीं करना है। ओके, तो अब हमने क्या कहा, पीटीआर मेमोरी का एक्स उसको प्रिंट कर दो। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं 1000 मेमोरी का एक्स बना दो 10। व्हाट डज दैट मीन? 1000 मेमोरी कैसे मिल रही है? पीटीआर, पीटीआर से। मेमोरी का मतलब एरो, करेक्ट। एक्स बना दो का मतलब है इक्वल टू, असाइन कर दो, राइट। क्या असाइन करना है? बस हो गया, पीटीआर एरो एक्स इक्वल टू 10, मतलब 1000 मेमोरी के एक्स को क्या असाइन हो जाएगा? 10 असाइन हो जाएगा। रिमेंबर दिस, ओके। ये डेटा स्ट्रक्चर को बहुत आसान कर देता है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में num1 num2 नहीं होता, सारे रन टाइम ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। अब रन टाइम मेमोरी को एक्सेस करने के एक ही ऑप्शन होता है अपने पास, पॉइंटर्स, क्योंकि उसका नाम ही नहीं होता। अगर पॉइंटर है, ओनली पॉइंटर, तो फिर ये जो एक्सप्लेनेशन है दैट विल हेल्प यू कि भाई 5-10 नोड क्रिएट हुए हैं और अब स्टेटमेंट है पीटीआर एरो नेक्स्ट एरो नेक्स्ट एरो डेटा। अब बताओ कौन सा वाला डेटा एक्सेस होगा? तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये हमें पता होना चाहिए। पीटीआर एरो एक्स आप कैसे इवेल्युएट करोगे, इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, नाउ यूजिंग पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट यू कैन प्रिंट एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ वाई ऑल्सो। असाइनमेंट हो गई, एक्सेस भी हो गया। अगर एड्रेस प्रिंट करना है यू हैव टू राइट सी आउट पीटीआर एरो एक्स से आपको एक्स मिल रहा है, हमें उसका एड्रेस चाहिए, तो सिंपली इसको क्या लगाएंगे? एंड लगा देना है, हो गया। ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट मैं ब्रैकेट मेंशन कर देता हूं। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर पीटीआर खुद पॉइंटर है, तो फिर उसे और एंड क्यों लगाना है एड्रेस लेने के लिए? बट वी आर नॉट गोइंग टू से ओनली सी आउट पीटीआर। सी आउट पीटीआर किया तो डेफिनेटली एड्रेस आएगा, नो डाउट। हमें किसका एड्रेस चाहिए? एक्स का। तो अगर आप पीटीआर एरो एक्स लिख रहे हो, आप सिर्फ पॉइंटर मेंशन नहीं कर रहे हो, देयर इज सम डिफरेंस इन द सिंटैक्स। तो आप क्या मेंशन कर रहे हो? वैल्यू। हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें उस मेमोरी का एड्रेस चाहिए, इसलिए पीटीआर एरो एक्स विल गिव यू वैल्यू, आपको चाहिए उसका एड्रेस, दैट विल गिव यू एड्रेस। दैट इज हाउ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट वर्क्स, डन। फिर पिक्चर में आते हैं मेंबर फंक्शंस। ओके, अब मेंबर फंक्शन यूजिंग पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट कॉल करके देखते हैं। ऑनलाइन वाले काय चल करते हैं ना रे? ओके, लेट्स गो फॉर ए प्रोग्राम इंट मेन। क्लास नंबर सबको पता है ना? क्लास नंबर में कौन कौन है? नहीं, क्लास नंबर के अंदर मेंबर्स कौन कौन है? एक्स है, वाई है, स्कैन है, प्रिंट है। ओके, ये कंसीडर्ड क्लास है, बार बार डिफाइन नहीं करेंगे। ओके, जैसे ही नंबर का ऑब्जेक्ट बना आपको पता होना चाहिए, 2 डेटा मेंबर 2 मेंबर फंक्शन, बात खत्म हुई। ओके, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होता इससे। तो अब हमने क्रिएट किया नंबर num1 कामा num2। ओके, num1 num2 के एक्स वाई को इनिशियलाइज कर लेते हैं। लेट्स से num1 डॉट एक्स इज इक्वल टू 2, num1 डॉट वाई इज इक्वल टू 3, num2 डॉट एक्स इज इक्वल टू 5, num2 डॉट वाई इज इक्वल टू 7। मेमोरी कहती है num1 बनेगा, num1 के पास खुद के एक्स वाई रहेंगे, करेक्ट। फिर num2 बनेगा, num2 के पास भी खुद के एक्स वाई रहेंगे। ठीक है, एड्रेसेस कंसिडर कर लेते हैं। अब एड्रेस वाला फंडा भी क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो लेट्स से num1 का एड्रेस है 1000 और num2 का एड्रेस है 2000, मतलब एक्स वाई में किसका एड्रेस 1000 रहेगा? एक्स का। रूल क्या है? फर्स्ट डेटा मेंबर का एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, करेक्ट। और अब हम लेंगे एक नंबर स्टार पीटीआर।
और ये पीटीआर यहां क्रिएट हुआ। ओके, पीटीआर को अब एक एक एड्रेस असाइन कर देते हैं, वैल्यू भी स्टोर कर लेते हैं, क्या क्या है 2357 डन। ठीक है, अब असाइनमेंट होगी पीटीआर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ num1। ठीक है, क्लास नंबर के अंदर एक स्कैन वाला फंक्शन भी है और एक प्रिंट वाला फंक्शन भी है। प्रिंट वाला फंक्शन मेंबर फंक्शन है। मेंबर फंक्शन हमेशा नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, चलो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन जब आप इसको कॉल करोगे हमेशा क्या यूज करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट, करेक्ट। नॉन स्टैटिक ऑलवेज वर्क्स फॉर ऑब्जेक्ट। तो जब भी कॉल करोगे यू नीड ऑब्जेक्ट। तो जब भी फंक्शन कॉल होगा देयर इज ए कॉलिंग ऑब्जेक्ट, और फिर कॉलिंग ऑब्जेक्ट का एक रूल हमने बताया था कल, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ओओपी। कॉलिंग ऑब्जेक्ट के जो डेटा मेंबर्स है वो कॉल्ड मेंबर फंक्शन में डायरेक्टली एक्सेसिबल रहेंगे। डायरेक्टली मींस विदाउट ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर। ओके, तो प्रिंट के अंदर जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसके XY प्रिंट के अंदर डायरेक्ट प्रिंट हो जाएंगे, सी आउट XY, और स्कैन के अंदर कॉलिंग ऑब्जेक्ट के XY डायरेक्ट स्कैन हो जाएंगे। सिंपल है। ठीक है, बस आपको कोड लिखते वक्त इमेजिन करना होता है कि चलो देयर इज ए कॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो फिर अंदर का कोड क्या होगा। ओके, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या करना है, प्रिंट फंक्शन को बस कॉल करना है फॉर num1। ओके, अब आपका पीटीआर जो है वो एड्रेस ऑफ num1 स्टोर कर रहा है, मतलब पीटीआर स्टोर्स 1000, ये num1 का एड्रेस स्टोर कर रहा है। और अब मैंने कॉल करना है पीटीआर यूज करके प्रिंट फंक्शन को कॉल करना है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था यू हैव पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, यू वांट टू कॉल मेंबर फंक्शन, बीच में कौन होना चाहिए? एरो ऑपरेटर होना चाहिए। सो इट विल बी पीटीआर एरो प्रिंट। नाउ in this statement you can't see a calling object। calling object मेंशन नहीं हुआ, that doesn't mean कि calling object नहीं है, बस calling object मेंशन नहीं हुआ। तो हमें बस ये समझना है who must be the calling object। तो रूल बहुत सिंपल सा है, ptr एरो प्रिंट में ptr के अंदर जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर है that object becomes the calling object of print। Who is the calling object here? So the object whose address is stored in the PTR is the calling object of print। ठीक है, तो यहां पे calling object रहेगा आपका num1। तो प्रिंट के लिए कॉलिंग ऑब्जेक्ट बना num1 और उसके XY यहां डायरेक्ट प्रिंट हो जाएंगे। सो पीटीआर एरो प्रिंट में क्या प्रिंट होगा? सी आउट XY में क्या प्रिंट होगा? 23 और 57? 23, बिकॉज वो इज कॉलिंग ऑब्जेक्ट num1। तो num1 के XY डायरेक्ट एक्सेसिबल, इट प्रिंट्स 2,3। नाउ टू मेक num2 ए कॉलिंग ऑब्जेक्ट ptr must store address of num2, correct? So I have to change here ptr is equal to address of num2। okay, अब ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ num2 हुआ तो ptr विल स्टोर 2000, और ये अब इसको रेफर करेगा। ये वाला रेफरन्स गया। ऑनलाईन वाले रिप्लाय करत राहा रे, सवय ठेवा, नंतर रिमूव्ह केलं जातं बरं का मीटमधनं रिप्लाय आलं नाही तर। चलो ठीक है, सो ptr इज रेफरिंग टू num2। और अब अगर मैंने कहा ptr एरो प्रिंट, नाउ हु इज द कॉलिंग ऑब्जेक्ट? num2 इज द कॉलिंग ऑब्जेक्ट, करेक्ट। num2 इज द कॉलिंग ऑब्जेक्ट। फिर क्या प्रिंट करेगा? 57 प्रिंट करेगा। तो रूल बहुत आसान सा है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट यूज करके मेंबर फंक्शन कॉल कर रहे हो तो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट में जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर है दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स द कॉलिंग ऑब्जेक्ट। सही है, डन। ठीक है, और फिर अगर कॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो उसके डेटा मेंबर्स डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, ओके। तो बस इतना बेसिक हमें पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट का पता होना जरूरी है। एवरीबडी क्लियर विद दिस? डन। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं।
एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। देखो, क्लास नंबर को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे अभी, ठीक है। डेटा मेंबर वाला कॉन्सेप्ट सबको पता है, राइट? ओके, सो लेट्स से वी हैव क्लास नंबर, और क्लास नंबर में पब्लिक में मैंने लिखा इंट एक्स, बस हो गया, ठीक है। एंड देन आई सेड नंबर स्टार ptr, और ये इधर कंप्लीट कर दिया मैंने। ओके, अब कौन कौन है डेटा नंबर के? एक्स तो है ही, साथ में ptr भी है। ptr इज ऑल्सो ए डेटा मेंबर। डन। बट व्हाट इज ptr? ऑब्जेक्ट और पॉइंटर? व्हाट इज ptr? ऑनलाइन वाले, व्हाट इज ptr? ऑब्जेक्ट और पॉइंटर? हाँ, पॉइंटर है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। स्टार लगा मतलब पॉइंटर है, नो मैटर व्हाट इज डेटा टाइप। ओके, अगर ऐसा होता नंबर ptr फिर ऑब्जेक्ट होता, फिर ptr के अंदर क्या होते? एक्स और जो भी डेटा मेंबर है उसके वो होते। समझ गए कि नहीं? ठीक है। अब यहां एक बात और समझो, नंबर स्टार ptr दैट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट, बट द मोमेंट आई रिमूव दिस हियर, कंपाइलर जनरेट्स एरर। अपने ऑब्जेक्ट अपने अंदर एज ए डेटा मेंबर क्रिएट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्लियर है? जो रूल तो पता है, वाई ये पता है कि लिखोगे तो एरर आएगा, नो प्रॉब्लम, मतलब आपका एप्टीट्यूड का काम हो गया। बट जब तक वाई नहीं पूछोगे तब तक इंटरव्यू का काम नहीं होगा। एप्टीट्यूड में बस ये पूछा जाएगा, ट्रेस द आउटपुट, नीचे ऑप्शन होगा एरर, आप चूज करोगे, फुल मार्क्स। इंटरव्यूअर भी पूछेगा ये पॉसिबल है, आप कहोगे नहीं, फिर अगला क्वेश्चन सिंपल है, वाई, फिर हम कहेंगे सर वो तो सर ने बताया था। कंपाइलर भी एरर ही देता है, हाँ, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, बहुत सिंपल सा रीजन है। देखो, मेमोरी सोचो, मेमोरी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो उसके अंदर उसका डेटा मेंबर बनता है। अब मान लो इस तरह से हमने लिखा है, और नंबर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, नंबर ओबीजे, क्या बनाया, और लेट से नंबर नम हमने ऑब्जेक्ट बनाया। नम के डेटा मेंबर्स कौन कौन होंगे बताओ? एक्स होगा और पीटीआर। अगेन पीटीआर इज ऑब्जेक्ट ऑफ नंबर, तो उसके अंदर कौन होगा? एक्स एंड पीटीआर। अगेन दैट पीटीआर इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, उसके अंदर कौन होगा? एक्स एंड पीटीआर। विल इट स्टॉप? स्टैक ओवरफ्लो। तो इसमें आपका जो कंस्ट्रक्टर होता है, आई होप यू नो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर, गेट्स ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो इसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होता रहेगा, और इसके अंदर फिर से वही क्रिएट हो रहा है, तो उसके लिए भी रिकर्सिवली वो खुद को कॉल करता रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं। ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसलिए कंपाइलर ही रिस्ट्रिक्शन डाल देता है कि भाई ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये अगर मैंने अलाउ कर दिया प्रोग्राम कभी रुकेगा ही नहीं और कभी आगे बढ़ेगा भी नहीं, स्टैक ओवरफ्लो आएगा, स्टॉप हो जाएगा। Hence, creating object of class as its own data member is syntactically wrong. But pointer create कर सकते हो, क्योंकि pointer is not object। उसके अंदर फिर से x और ptr क्रिएट नहीं होने वाले, या फिर उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होने वाला। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होता है, पॉइंटर के लिए कॉल नहीं होता। ओके, तो व्हेन आई से नंबर नम, इट विल क्रिएट x एंड ptr, नो डाउट। डन? इथपर्यंत पोहोचले सगळे? ठीक है, ओके। अब एक मेन फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से इंट मेन, और उसमें हमने कहा नंबर num1 कमा num2 कमा num3। ओके, अब मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम पे, ओके, मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम पे num1 बनेगा, दिस इज num1, उसमें रहेगा x और ptr। फिर num2 भी बनेगा, उसमें रहेगा x एंड ptr num2। फिर num3 बनेगा, उसमें भी रहेगा x एंड ptr। डन? ठीक है, ओके। अब इनके x को जो है वैल्यू असाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे num1 डॉट एक्स इज इक्वल टू 10,
num2 dot x is equal to 20, num3 dot x is equal to 30. So this is 10, this is 20 and this is 30. Now let's assume इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है 1000, इस वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस है 2000 और इसका एड्रेस है 3000. दैट दोज एड्रेसेस आर नॉट कंटिन्यूस. क्लियर है ना? 1000 के बाद 2000 नहीं आता, 1000 के बाद 1001 2 3 करके 1999 तक एड्रेसेस होते हैं, फिर 2000 आता है. सो दीज एड्रेसेस आर नॉट कंटिन्यूस. ओके, ठीक है. अब पीटीआर को एक्सेस करेंगे. ओके, समझो पीटीआर नंबर टाइप का पॉइंटर है, मतलब वो एड्रेस किसका स्टोर करेगा? नंबर टाइप वाले ऑब्जेक्ट का. कौन कौन से ऑब्जेक्ट है अपने पास नंबर वाले? num1 num2 num3. यस, तो आपका जो पीटीआर है, चलो num1 का है, num2 का है, num3 का है, इट कैन स्टोर एड्रेस ऑफ num1, कैन स्टोर एड्रेस ऑफ num2, कैन स्टोर एड्रेस ऑफ num3. करेक्ट. ओके, बस हमें ये समझना है पीटीआर एक्सेस कैसे करेंगे. मेन फंक्शन में हाउ विल यू एक्सेस पीटीआर? पीटीआर इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट और पीटीआर खुद एक डेटा मेंबर है. तो अब सोचो पीटीआर, चलो इस वाली मेमोरी का पीटीआर एक्सेस करते हैं. इस मेमोरी का पीटीआर एक्सेस होने वाला है यूजिंग num1. किसको एक्सेस करोगे? पीटीआर को. अब सोचना बस ये है बीच में कौन होगा, डॉट या एरो. निवांत विचार करा, काय गडबड नाही आपल्याला. ऑनलाईन वाले मध्ये कोण असणार आहे रे? डॉट या एरो? डॉट तो म्हणतोय म्हणून पक्का एरो होगा? माहित नाही. ओके, देखो जब दो ऑप्शन आपको पता है, या तो डॉट हो गया या फिर एरो. तो अगर नहीं पता हो तो तुक्का मार दो, क्या पता सही हो. इंटरव्यू मध्ये हे स्किल्स लय उपयोगी असतात. अगदीच वाटलं थपा मारायच्या तर कॉन्फिडन्स नाही मारायचा, की समोरच्याला प्रश्न पडला पाहिजे माझं कॉन्सेप्ट चुकचं आहे का काय. हा, तर एवढा कॉन्फिडन्स असला पाहिजे. तसं बी बसला तर तो घेणार नाही तुम्हाला. बोलून काय मॅजिक मिरॅकल झाला तर झाला, असं असते ना का. पेपरमध्ये काहीच नाही लिहिलं तर नापास पक्क आहे. पण तू लिही, पहिलं स्टेटमेंट क्वेश्चन मधलं पाहिजे, शेवटचं स्टेटमेंट क्वेश्चन मधलं पाहिजे, मध्ये काय बी लिही. एक होप फक्त की बाबा तो सगळं वाचणार नाही, फक्त काहीतरी लिहिलंय पांढऱ्याचं काळं केलं म्हणून 2 मार्क होईना देईल. ओके, त्या होपमध्ये लिहायचं, सोडायचं नाही. ही तसंच आहे इंटरव्यू सुद्धा. असो, एनीवेज चलो ठीक है. तो हमें यूज करना पड़ेगा डॉट ऑपरेटर. राइट, डॉट या एरो, इट डिपेंड्स ऑन लेफ्ट एंटिटी. क्या लेफ्ट में पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है? नहीं. व्हाट इज num1? सिंपल ऑब्जेक्ट, सिंपल ऑब्जेक्ट. लेफ्ट पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर एरो. राइट में कुछ भी हो, राइट में पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट हो, पॉइंटर हो, सिंपल वेरिएबल फंक्शन, दैट डजंट मैटर. क्योंकि राइट का प्लेस वो मेंबर का प्लेस है. मेंबर डिसाइड नहीं करता डॉट चाहिए कि एरो चाहिए, लेफ्ट वाला एंटिटी डिसाइड करता है. ओके, तो इन तीनों के पीटीआर कैसे एक्सेस होंगे? num1 डॉट पीटीआर, num2 डॉट पीटीआर एंड num3 डॉट पीटीआर. बस आपको समझना यह है पीटीआर एक पॉइंटर है, तो असाइन हम उसको एड्रेस ही कर सकते हैं. पॉइंटर को असाइन क्या करेंगे? एड्रेस. ओके, अब पीटीआर को अगर कुछ असाइन करना रहा तो क्या असाइन करेंगे? एड्रेस ऑफ सम ऑब्जेक्ट, num1 num2 num3. तो मैं कहता हूं चलो किसी का भी असाइन करोगे चलेगा, बट मैं कह रहा हूं कि एड्रेस ऑफ num2 असाइन कर दो. हाँ, क्या होगा फिर? व्हाट इज एड्रेस ऑफ num2? 2000. करेक्ट. तो इधर क्या स्टोर होगा? मतलब पीटीआर किसको रेफर करेगा? num1 का पीटीआर num2 को रेफर करेगा. बराबर ना? ठीक है. आगे मैं कहूंगा num2 डॉट पीटीआर को असाइन करो एड्रेस ऑफ num3. व्हाट इज एड्रेस ऑफ num3? वो num2 के पीटीआर में आएगा और ये भाई साहब इसको रेफर करेंगे. अब इसके पास कुछ है नहीं, तो जब आपके पास पॉइंटर में स्टोर करने के लिए कुछ नहीं होता तब क्या होता है? करेक्ट. तो हम इन भाई साहब को इधर असाइन कर देंगे नल. तो ये हो गया नल. ओके, अब ये कोड को छोड़ दो, बस डायग्राम को देखो.
लग रही है फेमिलियर? राइट, बहुत आसान है। बस फर्क इतना है कि आपने कॉलेज में जो देखे हैं दे आर रन टाइम लिंक्ड लिस्ट, जो हम आगे क्रिएट करेंगे, बट शुरुआत हमेशा कंपाइल टाइम लिंक्ड लिस्ट के साथ होनी चाहिए। दैट लिंक्ड लिस्ट इज गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन मेन फंक्शन स्टैक फ्रेम विल बी डिस्ट्रॉयड। बट रिक्वायरमेंट एक्चुअल क्या होती है, लिंक्ड लिस्ट रन टाइम चाहिए हीप सेक्शन पे, वो चलो बाद में क्रिएट कर लेंगे भाई। ये वाला क्लियर हो गया, ठीक है। अब कॉलेज में और इस वाले कोड में क्या डिफरेंस है, इन द नेम्स ऑफ वेरिएबल्स। ओके, कॉलेज क्या कहता है, नंबर नहीं चाहिए। किसी महान इंसान ने 40 साल पहले नोड लिखा कि भाई नोड कहो उसको, तब से आज तक नोड ही चल रहा है, तो नंबर हटा के नोड लिखो, हो गया। ओके, नोड इज नॉट सम कॉन्सेप्ट, दैट इज ओनली नेम गिवन टू द क्लास, जस्ट लाइक नंबर, स्टूडेंट। जब हमने पहली बार देखा था नोड, इट इज द केस ऑफ 2007, फर्स्ट टाइम देखा मैंने नोड, तो मैं साइंटिफिकली ये सोच रहा था ओके व्हाट शुड बी द नोड, और तब गूगल वगैरह कुछ पता नहीं था, एक ही ऑप्शन था, या तो बुक्स पढ़ो या फिर अपने टीचर्स को पूछो। अब टीचर्स को पूछ के एक ही जवाब आता था, बुक्स पढ़ो, और बुक्स में डायरेक्ट नोड दिखता था। वहां किसी ने ये नहीं बताया था भाई नोड इज ओनली नेम ऑफ क्लास। अब ये क्यों समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमें सीपीपी पता नहीं था, वी डिडंट नो कि ओओपी होता क्या है। तो बस नोड, चलो साइंटिफिक कोई मिरेकल है जो क्रिएट हो रहा है और जो हमें एग्जाम में पास करवा देगा। ओके, तो इसका रट्टा मारा था कि भाई नोड होता है, बट इवेंचुअली वी केम टू नो कि भाई बहुत आसान है। ठीक है, तो ये होना चाहिए नोड। अब अगर इधर आपने नोड किया तो इधर भी क्या होना चाहिए, नोड होना चाहिए, करेक्ट है, बस हो गया। हाँ, और एक बीच में ये वाला, ये भाई साहब भी क्या होने चाहिए, नोड होने चाहिए, बस। अब और क्या कहता है कॉलेज, कॉलेज कहता है देखो ये एक्स जो है ये डेटा होता है जो आपके नोड के अंदर स्टोर होता है। सो एक्स को एक्स नहीं कहना है, इसको कहना है डेटा। और ये जो पीटीआर है ये नेक्स्ट नोड की लिंक स्टोर कर रहा है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, तो इसको पीटीआर नहीं कहना, इसको क्या कहना है, इसको नेक्स्ट कहना है। कुछ लोग लिंक कहते हैं, हम मैक्सिमम नेक्स्ट कहते हैं। और फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये फेमिलियर हो गया आपके लिए, अब कॉलेज में भी यही होता है कि नहीं? तो इतना आसान है, ओनली नेम्स आर लॉजिकल, बाकी सब बहुत सिंपल है। ठीक है, ओके। अब नीचे भी हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये एक्स हटा के उधर क्या चाहिए, डेटा, और पीटीआर हटा के उधर चाहिए नेक्स्ट। ओके, so num1 dot data is equal to 10 dot data is equal to 20 dot data is equal to 30, and then num1 dot next, correct, next, next हो गया। ओके, आपकी लिंक्ड लिस्ट क्रिएट हो चुकी, समझ गए हो? तो इतना कोड खुद से कर सकते हो, करून टाका, अजिबात न बघता कोड लिहून टाका। डायग्राम पण स्वतः तयार करायचे, हां, डायग्राम बहुत जरूरी है, मेमोरी बहुत जरूरी है। एक बार मेमोरी क्लियर हो गई फिर डीएस बहुत आसान है।
ऑनलाईन वाले जमले का बघा. झाल्यानंतर कोड चेक करा. हो गया? ठीक है, ओके. तो ये बात क्लियर हो गई है. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. सी कॉन्सेप्ट समझो. डीएस वैसे शुरू हो गया, ऑफिशियली नहीं, बट डीएस अब शुरू हो गया. इसी फ्लो में आगे चलते रहेंगे. बघा जरा लक्ष द्या. आई होप यू रिमेंबर पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट. कौन से पॉइंटर को पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट कहोगे? जो किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करता है, दैट इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीटीआर पॉइंटर और नेक्स्ट पॉइंटर. ठीक है, यहाँ पे अभी एक्स और पीटीआर की जगह हम यहाँ थोड़ा चेंज कर देते हैं. वी हैव डेटा एंड नेक्स्ट. डेटा एंड नेक्स्ट. डेटा एंड नेक्स्ट. करेक्ट. ओके, अब देखो num1 का नेक्स्ट कैसे एक्सेस होगा? num1 डॉट नेक्स्ट, बराबर, क्योंकि num1 ऑब्जेक्ट है तो उसका डेटा मेंबर नेक्स्ट डॉट ऑपरेटर से एक्सेस होगा. बराबर है? ठीक है. num1 डॉट नेक्स्ट अगर मैंने लिखा, चलो ऐसे लिखा, सी आउट num1 डॉट नेक्स्ट, आपको क्या आउटपुट मिलेगा? ना आउटपुट सांगायचं काय मिळेल? सब कुछ है आपके सामने, नो थियोरेटिकल आंसर. नंबर सांगा. हाँ, क्या मिलेगा? 2000. समझ रहे हो ना? रूल फिर से वही है, राइटिंग ओनली नेम ऑफ वेरिएबल गिव्स अस कंटेंट ऑफ इट्स मेमोरी. अब यहाँ आप सोचोगे सर ओनली नेम ऑफ वेरिएबल नहीं है, नम डॉट भी है, बट ये तो एक्सेस वाली मेथड है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर वेरिएबल. यहाँ तो हमने बस नेक्स्ट ही लिखा ना, कोई ऑपरेटर नहीं है, स्टार नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट प्लस 1 नहीं है, नेक्स्ट प्लस 2 नहीं है, कुछ नहीं है. ओके, ओनली नेक्स्ट. सो ओनली नेक्स्ट से 2000 मिलेगा. व्हाट इज 2000? एड्रेस ऑफ num2. तो अब मेरा स्टेटमेंट ध्यान से समझो. मैं कह रहा हूं num1 डॉट नेक्स्ट num2 का एड्रेस स्टोर कर रहा है, इसलिए num1 डॉट नेक्स्ट को हम कहेंगे पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट num2. व्हाट इज num1 डॉट नेक्स्ट? पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट num2, क्योंकि वो num2 का एड्रेस स्टोर कर रहा है. दिस इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट num2. करेक्ट. ओके, अब और एक सिंटेक्स याद करते हैं. अगर मेरे पास है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट और मुझे एक्सेस करना है डेटा मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, बीच में कौन चाहिए? एरो ऑपरेटर. यस, बीच में चाहिए एरो ऑपरेटर. अब समझो फिर से, वो इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट हियर num1 डॉट नेक्स्ट. करेक्ट. ओके, num1 dot next and the data member is data. ठीक है, num1 dot next num2 का पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है और मैंने इधर लिखा डेटा, तो बीच में कौन चाहिए? एरो ऑपरेटर चाहिए. करेक्ट. तो अब बताओ किसका डेटा एक्सेस होगा? num2 का. करेक्ट. ओके, फिर से एक बार वो भी याद कर लेते हैं कि भाई हमने इसको रेफर कैसे किया था या फिर प्रोनाउंस कैसे किया था. num1 डॉट नेक्स्ट गिव्स यू 2000, यू नो दैट. एरो मतलब मेमोरी का डेटा, 2000 मेमोरी का डेटा मतलब इसका 20. सिंपल है, राइट? ओके. सिमिलरली जैसे डेटा एक डेटा मेंबर है, वैसे ही नेक्स्ट भी एक डेटा मेंबर है. सो इफ आई से num1 डॉट नेक्स्ट एरो नेक्स्ट, अब सोचो हमें क्या मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा? 3000. राइट. चलो एक बार फिर से, num1 डॉट नेक्स्ट इज 2000 मेमोरी का नेक्स्ट. सो व्हाट इज 2000 मेमोरी का नेक्स्ट? 3000. करेक्ट. व्हाट इज 3000?
num3 का एड्रेस है, num3 का एड्रेस है। डन। ओके, इसका मतलब ये रहा num1 dot next arrow next stores address of num3, hence this whole statement is called pointer to object num3। okay, this whole statement is called what? pointer to object num3। ठीक है, अब फिर से वही है, मेरे पास है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट num3 दैट इज num1 dot next arrow next, this whole entity is pointer to object num3, और मुझे एक्सेस करना है डेटा ऑफ num3। कौन होगा बीच में? एरो ऑपरेटर होगा, बस सी आउट करना है मुझे, एंड दिस विल प्रिंट 30 num1 डॉट नेक्स्ट एरो डेटा। डन। ठीक है, बहुत आसान है। तो अब क्या हम 10 20 30 तीनों प्रिंट कर ले? आई थिंक अब आसान होगा आपके लिए। चलो बताओ 10 कैसे प्रिंट होगा? नहीं रे, num1 डॉट डेटा, num1 डॉट नेक्स्ट विल गिव यू 2000। ओके, मेमोरी पर फोकस। चलो ठीक है, num1 डॉट नेक्स्ट एरो डेटा। एरो क्यों, ये क्लियर हुआ ना? हाँ, और अब ट्राई करते हैं 30 के लिए। क्या रहेगा 30 के लिए? num1 डॉट नेक्स्ट एरो नेक्स्ट एरो डेटा, हो गया 30। बहुत सिंपल है, बस क्या समझनी है? मेमोरी एक बार क्लियर हुई, फिर आपको सिंटैक्सेस लिखने हैं बस, और कुछ नहीं। ओके, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है, इस एक्सप्लेनेशन को अपनी भाषा में लिखो और ये 3 स्टेटमेंट्स कोड में लिखो, कोड कंप्लीट कर दो। ये हमने कंपाइल टाइम लिंक्ड लिस्ट बना दी। हो गया, ठीक है, ओके। चलो अब आगे चलते हैं। अब जरूरी है हमें समझना रन टाइम ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड रन टाइम ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब रन टाइम वर्ड पिक्चर में आता है तो हमारे सामने कौन आना चाहिए? न्यू ऑपरेटर। रन टाइम वाली सारी मेमोरी न्यू ऑपरेटर एलोकेट करता है। ठीक है, ओके। तो लेट्स से वी हैव
क्लास नंबर अब डिफाइन कर लेते हैं, हमें इसकी जरूरत होगी। पब्लिक इंट एक्स कॉमा वाई, बस हो गया, ठीक है, डन। इंट मेन, ओके। अब न्यू ऑपरेटर के हमने दो सिंटैक्सेस देखे थे, यू रिमेंबर, एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला, एक पैरेंथेसिस वाला। स्क्वायर ब्रैकेट क्या क्रिएट करता है? सेट ऑफ एलिमेंट्स, करेक्ट, और पैरेंथेसिस सिंगल एलिमेंट विथ वैल्यू, करेक्ट, ओके। अब अगर हम लिंक्ड लिस्ट के साथ या फिर डेटा स्ट्रक्चर के साथ जाना चाहते हैं तो हम मैक्सिमम इसके साथ काम करते हैं, पैरेंथेसिस वाले सिंटैक्स के साथ, ठीक है। तो ये वाला जो सिंटैक्स है, ये जितना हमने देखा है उतना ही रखेंगे और फोकस अब इस पे करेंगे, पैरेंथेसिस वाले सिंटैक्स पे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, नंबर टाइप का जो ऑब्जेक्ट है वो रन टाइम क्रिएट करना है। तो अब इसका सिंटैक्स क्या कहता है? सिंटैक्स कहता है डेटा टाइप स्टार पॉइंटर, ओके, एंड पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू, यही डेटा टाइप इधर कंटिन्यू होगा और फिर अंदर रहती है वैल्यू, ओके। बट लेट मी टेल यू, when it comes to user defined data type, value is not compulsory, वैल्यू कंपल्सरी नहीं है। अगर आप इसको निकाल दोगे यहां से तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर गेट्स कॉल्ड, और अगर आप यहां वैल्यू मेंशन कर दोगे तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विल गेट कॉल्ड, सिंपल है, ठीक है। इन शॉर्ट, जब आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो इसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जो हमने अभी तक देखा नहीं है, बट यू नो दैट ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कंस्ट्रक्टर गेट्स कॉल्ड, राइट, ठीक है। लेकिन अभी हमें कंस्ट्रक्टर के साथ नहीं जाना है, तो फिर मैं सिंपली क्या कह रहा हूं, कीप इट ब्लैंक। व्हेन यू कीप इट ब्लैंक, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर गेट्स कॉल्ड। व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर, वी कॉल इट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ओके। तो क्लास नंबर हमने लिया, अब ये सिंटैक्स यूज करके एक रन टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप अभी क्या है अपना? नंबर, जो इवेंचुअली नोड होगा आगे जाकर के, अभी नंबर है। तो पॉइंटर, ये डिक्लेरेशन जो है पहले यहां कर लेते हैं, इट शुड बी स्टार ptr, और फिर हम कहेंगे ptr इज इक्वल टू न्यू नंबर, ब्लैंक पैरेंथेसिस रिजल्ट्स इनटू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके। लेकिन अभी कुछ है नहीं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी प्रोवाइडेड बाय कंपाइलर। अब जब ये मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तब मेमोरी में क्या होगा ये भी समझो। पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ नंबर स्टार ptr, तो मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम पे क्रिएट होगा ptr, ओके। जस्ट फॉर यूर इंफॉर्मेशन, नंबर स्टार ptr इज नॉट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तो जो मैंने अभी कहा, व्हेन नंबर स्टार ptr गेट्स एग्जीक्यूटेड ptr विल गेट क्रिएटेड, इज रॉन्ग एक्चुअली, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं। अदरवाइज दैट इज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, कंपाइलर वर्क्स विद दैट स्टेटमेंट। कंपाइलर क्रिएट सिंबल टेबल कि अगर मेन फंक्शन कॉल हुआ तो उसके कौन कौन से लोकल वेरिएबल आपको स्टैक फ्रेम पे क्रिएट करने हैं, ये सब सिंबल टेबल में स्टोर होता है। उसे देख के आपका एग्जीक्यूटर लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करता है। अदरवाइज number star ptr is never included in the executable file, that is only for compiler। अगर किसी को डाउट आया, तो अगर लग रहा है कि यार हे काय सांगितलं ह्यानं, सोडून द्या, काय गरज नाही। फिर ये सही है कि नंबर स्टार ptr एग्जीक्यूट हुआ, ptr बना 8 बाइट का पॉइंटर। हाँ, बाकी जो मैं बताया वो रिकॉर्डेड है, कभी लगा कि चलो सोचते हैं सर ने क्या बोला था तो रिपीट करके देख लेना। हां, आता आपल्याला ती कन्फ्युजन विनाकारण नको आहेत। सो दिस इज मेन फंक्शन स्टैक फ्रेम ptr यहां पे क्रिएट हुआ। आगे
ptr इक्वल टू न्यू नंबर, इसमें सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, न्यू नंबर, ओके। और न्यू नंबर से यहां एक रन टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसके अंदर कौन स्टोर हो जाएंगे, एक्स एंड वाई, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को कोई नाम नहीं होगा। जैसे ऊपर था नम 1 था, नम 2 था, नम 3 था, इसको नाम नहीं है क्योंकि ये कब क्रिएट हुआ, रन टाइम, एग्जीक्यूशन शुरू होने के बाद क्रिएट हुआ, उसे आप नाम नहीं दे सकते, ओके। अब इसका जो एड्रेस है, लेट से एड्रेस इज 1000, न्यू ऑपरेटर ये एड्रेस रिटर्न करेगा जो पीटीआर में स्टोर हो जाएगा, पीटीआर इज हियर। अब ये इसको रेफर करेगा, रन टाइम ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपका रन टाइम ऑब्जेक्ट यहां क्रिएट हो चुका। अब हमें पीटीआर यूज करके इस ऑब्जेक्ट के एक्स वाई को एक्सेस करना है। अगेन पीटीआर इज गोइंग टू स्टोर एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यस और नो, यस। कैन आई से पीटीआर इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट एट 1000, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट को नाम नहीं है ना, तो ऑब्जेक्ट रेफर करने का एक ही ऑप्शन है अपने पास, एड्रेस। सो पीटीआर इज अगेन पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट एट 1000, क्लियर है, ठीक है। अब ये पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट एट 1000 है, तो अब हमें इसके डेटा मेंबर को एक्सेस करना है। ये तो क्लियर हुआ कि पीटीआर इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट पीटीआर, और हमें एक्सेस करना है उसका डेटा मेंबर एक्स, तो बीच में कौन आएगा, एरो इक्वल टू लेट से 10, इधर आएगा 10। आई वॉन्ट टू स्कैन दिस वैल्यू फ्रॉम यूजर, व्हाट शुड बी द सीन वाला स्टेटमेंट, पीटीआर एरो वाई, जो सी आउट में आप लिखोगे वही आपको सीन में लेके आना है। अगर वाई को प्रिंट करना रहा, आई हैव टू से सी आउट पीटीआर एरो वाई, तो वही स्टेटमेंट किधर लेके आएंगे, सीन में लेके आएंगे, दैट इज सी इन पीटीआर एरो वाई। और मान लो यूजर ने इधर 20 दे दिया, ओके। नाउ आई वांट टू प्रिंट, और अगर प्रिंट करना है फिर वही होगा, सी आउट एरो एक्स पीटीआर एरो वाई। मान लो कि यहां क्लास नंबर में एक फंक्शन है void show, जो सी आउट एक्स वाई करेगा। एक्स वाई डायरेक्ट लिखे क्योंकि शो नॉन स्टैटिक है, मतलब उसके पास कॉलिंग ऑब्जेक्ट रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि आपका जो शो फंक्शन है इट शुड वर्क फॉर दिस ऑब्जेक्ट जो रन टाइम क्रिएट हुआ है। देन हाउ शुड आई कॉल शो, ऑब्जेक्ट यूज करके शो को कॉल करना पड़ेगा, बट डू वी हैव नेम फॉर दैट ऑब्जेक्ट, नो। देन व्हाट डू वी हैव फॉर दैट ऑब्जेक्ट, पॉइंटर पीटीआर। तो पीटीआर यूज करके शो कैसे कॉल होगा, यस पीटीआर एरो शो। फिर मैंने आपको बताया था पीटीआर एरो शो में वो विल बी द कॉलिंग ऑब्जेक्ट, इट इज द ऑब्जेक्ट whose address is stored in ptr, that is the object at 1000, this becomes the calling object for show, okay। इसको नाम नहीं है, so you will refer it through ptr, but just because it does not have name you can't say कि अच्छा ये कैसे कॉलिंग ऑब्जेक्ट बन सकता है अगर इसको नाम ही नहीं है, बन सकता है, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो दैट ऑब्जेक्ट इज द कॉलिंग ऑब्जेक्ट फॉर शो नाउ, बस आपको उसे रेफर करना है यूजिंग पीटीआर, हो गया पीटीआर एरो शो, क्लियर हुआ, ठीक है। पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट समझ गए हो, पीटीआर एरो शो में शो किसके लिए काम करेगा ये भी क्लियर हो गया, जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पीटीआर में स्टोर हुआ है उस ऑब्जेक्ट के लिए शो काम करेगा, बहुत आसान है, राइट। एक टाइटल लिखो रन टाइम ऑब्जेक्ट, और ये एक एग्जांपल नोट कर लो विथ डायग्राम।
हो गया, ठीक है। तो रन टाइम ऑब्जेक्ट भी समझ गए हो। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेट्स गो बैक टू लिंक्ड लिस्ट। क्या क्लास था अपना? क्लास नोड, ओके, क्लास नोड, ठीक है। पब्लिक इंट एक्स नहीं था, कौन था? डेटा। और फिर नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए हमने क्या लिया? नोड स्टार नेक्स्ट, ओके। कंस्ट्रक्टर भी हम यहां लिख सकते हैं। आर यू फैमिलियर विथ कंस्ट्रक्टर? थोड़ा सा मतलब लिख तो सकते हो, बाकी मी डिटेल्स नको आहेत मला, बट यू मस्ट नो कि हाउ टू राइट कंस्ट्रक्टर. व्हाट इज नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर? क्लास नेम, ओके। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक फंक्शन है जिसका नाम सेम एज क्लास नेम होता है, उसे रिटर्न टाइप नहीं होता। पैरामीटर्स पास कर सकते हो, इसलिए आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब एक ही क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स विद डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो दो कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लो, एक डिफॉल्ट, एक पैरामीटराइज्ड। डिफॉल्ट मतलब कौन सा? नहीं, विदाउट पैरामीटर वाला। अभी न्यू को छोड़ दो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब कौन सा? विदाउट एनी पैरामीटर। तो कंस्ट्रक्टर इज ए फंक्शन, नेम इज सेम एज क्लास नेम, नो एनी पैरामीटर, नो एनी रिटर्न टाइप, और फिर अंदर हम लिखेंगे डेटा इज इक्वल टू 0 और नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, क्योंकि नेक्स्ट में कुछ होगा ही नहीं जब इनिशियली क्रिएट होगा। कंस्ट्रक्टर का बेसिक पर्पज होता है इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑन द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अवॉइड गार्बेज वैल्यू। क्या अवॉइड करना है? गार्बेज वैल्यू अवॉइड करनी है, यस, ओके, ठीक है। ये पहला कंस्ट्रक्टर है। अब एक और कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेते हैं। नंबर नहीं, कौन है? नोड, नोड, ओके, नोड। अब एक पैरामीटर देते हैं डेटा के लिए। पैरामीटर का एक लॉजिकल रूल है कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर हम किस लिए यूज करते हैं? वाई कंस्ट्रक्टर? टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर, यस, दैट इज एक्चुअली बेसिक पर्पज, टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स सो दैट गार्बेज अवॉइड हो, ओके। तो पैरामीटर का रूल कहता है, लॉजिकल रूल है, पैरामीटर का रूल कहता है अगर आपका कंस्ट्रक्टर डेटा मेंबर इनिशियलाइज करने के लिए यूज हुआ है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू द कंस्ट्रक्टर मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स इन द क्लास। लॉजिकल रूल है। अगर आपके क्लास में 5 डेटा मेंबर्स है, कंस्ट्रक्टर के मैक्सिमम पैरामीटर्स कितने रहेंगे? 5, मिनिमम रहेंगे 0। अगर आपके क्लास में 3 डेटा मेंबर्स है तो मैक्सिमम पैरामीटर्स 3, मिनिमम 0। बट ये लॉजिकल है। इफ आई पास 10 पैरामीटर्स हियर, कंपाइलर एंड एग्जीक्यूटर हैज नो एनी प्रॉब्लम। बट फिर किसके लिए 10 पैरामीटर पास करोगे? ऊपर के साथ का करना क्या है? क्योंकि अपना पर्पस क्या है कंस्ट्रक्टर का? भाई जितने डेटा मेंबर वो सब इनिशियलाइज होने चाहिए, ओके। तो मैक्सिमम जितने डेटा मेंबर से उतने इनिशियलाइजर्स भेज देंगे हम, या फिर कम से कम 0 हो सकते हैं। तो अभी अपने पास कितने हैं? 2 डेटा मेंबर्स हैं, बट उसमें जो नेक्स्ट है उसकी वैल्यू तो आ ही नहीं सकती, वो तो बाद में कभी इनिशियलाइज हो जाएगा। तो बचा कौन? डेटा। इसे इनिशियलाइज करने के लिए एक वैल्यू भेज देंगे हम, इंट एक्स, और फिर हम कहेंगे डेटा इक्वल टू एक्स, नेक्स्ट इक्वल टू नल। ये जो मैंने पैरामीटर पासिंग वाला रूल आपको बताया, जब नोट्स प्रिपेयर करोगे इसको एक्सप्लिसिटली लिख लेना, क्योंकि ओओपी जो है वो सिंटैक्स से ज्यादा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है प्रोग्रामिंग का। क्वेश्चन पढ़ के यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन से क्लासेस होने चाहिए, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए, एरे यूज करना चाहिए, लिंक्ड लिस्ट यूज करनी चाहिए या ट्री यूज करनी चाहिए। उसमें अगर डिसाइड हुआ कि चलो लिंक्ड लिस्ट के साथ ये सही होगा, देन यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई SLL यूज करूं, CLL यूज करूं, DLL यूज करूं या DCLL यूज करूं, कौन सा स्ट्रक्चर यूज करने से मेरा प्रोग्राम आसान होगा। अगर डिसाइड हुआ कि भाई ये प्रॉब्लम ट्री से सॉल्व होगा, तो फिर उसमें भी
सिंपल ट्री यूज करेंगे, बाइनरी ट्री यूज करेंगे, या बाइनरी सर्च ट्री यूज करेंगे, या एवीएल ट्री यूज करेंगे, या रेड ब्लैक ट्री यूज करेंगे, या एमवे ट्री यूज करेंगे. यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस. और इसके लिए लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. सिंटैक्स से काम नहीं बनेगा. सिंटैक्स हमें पता है. अगर इंटीजर आई डिक्लेयर करना है, आई हैव टू राइट इंट आई. मैंने आपको कहा SLL लिखो, तो आपको पता है क्लास नोड लिखना है, क्लास SLL लिखना है, उसके अंदर मेंबर फंक्शन कौन से होने चाहिए, रट जाएगा आपका 1 महीने में अगले. बट व्हेन आई आस्क यू द क्वेश्चन फॉर ए क्रिकेट टीम ऑफ, कौन सा कॉलेज है आपका, PICT. ओके, फॉर क्रिकेट टीम ऑफ PICT, create a database containing information of 11 students and give the following access to your coach: add student, remove student, search student, maintain their records. Then you have to understand कि ये कैसे स्टोर कर सकते हैं. ओके, तो उसके लिए लॉजिकली चीजें समझना बहुत जरूरी है. चलो अगले 1.5 महीने हमें वही करना है. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. डन. नाउ लेट्स गो टू द मेन फंक्शन. Now I am going to create 3 runtime objects. 3 runtime object क्रिएट करेंगे. 3 runtime object के एड्रेस स्टोर करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंटर्स होना जरूरी है. कितने पॉइंटर्स चाहिए? 3 पॉइंटर्स होने चाहिए. तो मैं ले रहा हूं 3 पॉइंटर. अब जो ऑब्जेक्ट बनेंगे वो नोड टाइप के बनेंगे. फिर पॉइंटर भी कौन से टाइप के? नोड टाइप के होने चाहिए. करेक्ट. सो आई विल से नोड स्टार P स्टार Q स्टार R. जब ये लिखोगे मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम में 3 पॉइंटर्स क्रिएट हो जाएंगे. यहां बनेगा P, देन Q, देन R. इनिशियली कुछ होगा नहीं उसमें. आपको एक आदत होनी चाहिए कि जब भी पॉइंटर बनाओगे इमीडिएटली आप उसमें नल स्टोर कर दोगे. ये आदत डाल लो. जरूरत नहीं है फिर भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम स्टॉप्ड वर्किंग वाले प्रॉब्लम्स आ सकते हैं रन टाइम. ओके, अगर आप वो नहीं कर रहे हो. चलो ठीक है, अब 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं. पहला ऑब्जेक्ट बनाया मैंने न्यू नंबर. ओके, दैट स्टेटमेंट इज गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. व्हेन यू लीव दीज पैरेंथेसिस एम्प्टी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर गेट्स कॉल्ड. हमें डिफॉल्ट नहीं चाहिए, हमें पैरामीटराइज चाहिए. और कितने पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है अभी? 1. तो मैं इधर एक ही पैरामीटर पास करूंगा. द वैल्यू आई वांट टू स्टोर इन द फर्स्ट नोड, लेट्स से 10. ओके, जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, रन टाइम यानी हीप सेक्शन पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंटेनिंग डेटा नेक्स्ट. ये डेटा में स्टोर होगा 10. इधर आएगा नल, और इसका जो एड्रेस है लेट्स से 1000, वो इधर P में स्टोर होगा. पॉइंटर P इसको रेफर करेगा. अब यूजिंग P डेटा और नेक्स्ट कैसे एक्सेस होगा? P एरो डेटा, P एरो नेक्स्ट, P एरो डेटा, P एरो नेक्स्ट. सिंपल है. ओके, सिमिलरली आई विल से अगेन न्यू नंबर 20. तो यहां एक और ऑब्जेक्ट बनेगा कंटेनिंग डेटा एंड नेक्स्ट, और इसका जो एड्रेस है 2000. ये न्यू ऑपरेटर वापस देगा, हम उसको Q में स्टोर करेंगे. सो Q विल स्टोर 2000 हियर, और ये भाई साहब इसको रेफर करेंगे. और फिर इसमें क्या स्टोर होगा डेटा में? हाँ, हमने इधर पास किया है 20, और इधर आएगा नेक्स्ट नल. ऐसा एक और ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, न्यू नंबर 30, और जो भी एड्रेस आएगा किस में स्टोर करेंगे? R में. ओके, वी हैव टू स्टोर इट इन R. बट PQR क्यों लिखा एंड स्टार P स्टार Q ये क्यों नहीं लिखा? ये बात क्लियर है ना? हमें P की खुद की मेमोरी रेफर करनी है. ये P की अपनी खुद की मेमोरी है. किसी भी वेरिएबल की खुद की मेमोरी रेफर करनी है, ओनली नेम ऑफ वेरिएबल, और कुछ नहीं. स्टार लिखोगे तो फिर वो डी रेफरेंसिंग होगा और फिर कोई दूसरी मेमोरी रेफर करेगा. ओके, तो ओनली PQR. अब न्यू नंबर 30 से एक और ऑब्जेक्ट यहां क्रिएट हो जाएगा.
कंटेनिंग डेटा एंड नेक्स्ट, फिर इसमें आएगा इधर 30 नल एंड दिस इज 3000, और ये 3000 यहाँ आर में स्टोर होगा, आर विल रेफर टू दिस ऑब्जेक्ट। तो आपके 3 ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हो चुके हैं, डन, ठीक है, ओके। अब लिंक्ड लिस्ट में चेंजेस करना शुरू करते हैं। अभी अपनी लिस्ट नहीं बनी है, सिर्फ ऑब्जेक्ट बने, ओके। कैसे ऑब्जेक्ट बने क्लियर होगा यहां तक, सब बेसिक पूरा समझ गए ना, कि फ्रॉम स्क्रैच अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा तो यू कैन एक्सप्लेन इट। कुछ मिरेकल जैसा है इसमें? अभी मिरेकल कुछ नहीं है, एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक, ठीक है। अब यूजिंग पी डेटा तो एक्सेस करने की जरूरत है नहीं, अब विल यू एक्सेस नेक्स्ट। यूजिंग पी नेक्स्ट कैसे एक्सेस होगा? पी एरो नेक्स्ट। अगेन लेट मी टेल यू, दिस is object, 1000 is the address of object, it is stored in p, hence p is pointer to object। तो pointer to object p यूज करके ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर नेक्स्ट एक्सेस करना है, तो बीच में कौन चाहिए? एरो, बीच में होना चाहिए एरो। अब मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट में स्टोर हो 2000, सो दैट इधर 2000 आएगा और ये इस वाले नोड को रेफर करेगा। अभी दूसरा वाला जो फील्ड है वो नेक्स्ट का है, तो ये इसको रेफर करेगा। ये होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ये सोचो, हाउ विल यू गेट 2000 इन मेन फंक्शंस स्टैक फ्रेम। अभी हमारी सिचुएशन ये है, और मैं चाहता हूं कि ये जो मेमोरी है, ये वाली मेमोरी इधर 2000 स्टोर हो, और मैं कोड लिख रहा हूं मेन फंक्शन के अंदर। तो आपको ये सोचना है मेन फंक्शन में मेमोरी देखो, हाउ विल यू गेट 2000, क्या लिखने से 2000 मिलेगा? आराम से सोचो, क्या लिखने से 2000 मिलेगा मेन फंक्शन में? आपको पहले ये सोचना होगा कौन सा वाला 2000 आप एक्सेस करोगे। आपके पास 2 है 2000, एक ये है 2000 नंबर 1 और एक ये है 2000 नंबर 2। कौन सा वाला एक्सेस करना आसान रहेगा? एज ए प्रोग्रामर वी आर हियर राइट नाउ, कौन सा वाला? क्यू वाला। हाँ, तो क्यू वाला 2000 क्या लिखने से मिलेगा? क्यू वाला 2000 क्या लिखने से मिलेगा? असाइन कैसे करना वो बाद में सोचेंगे, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। इफ आई वांट टू प्रिंट 2000, व्हाट शुड बी द सी आउट वाला स्टेटमेंट, सो दैट आउटपुट विल बी 2000। हाँ, क्या लिखेंगे? सी आउट क्यू, फिर से वही है, writing only name of variable gives us content of its memory। q के मेमोरी का कंटेंट है 2000, तो वो आपको मिलेगा बाय राइटिंग सी आउट q। ओके, सो q लिखने से यू विल गेट 2000। मेन की स्टैक फ्रेम पे दिख रहा है ना, वहां q के अंदर 2000 है। यू डोंट हैव टू गो फॉर सर पी एरो नेक्स्ट, नहीं, पी एरो नेक्स्ट नल देगा, पी एरो डेटा 10 देगा, पी एरो नेक्स्ट एरो कुछ है ही नहीं, P इज नॉट कनेक्टेड टू 2000। तो 2000 मिलने का एक ही ऑप्शन है, Q। डन, ठीक है, ओके। तो अब हमें 2000 मिला यूजिंग Q। यस, मैं इसको असाइन करना चाहता हूं इस मेमोरी में, ये वाली मेमोरी, ये समझ रहे हो, नेक्स्ट वाली। ये नेक्स्ट वाली मेमोरी कैसे रेफर होगी? P एरो नेक्स्ट, 1000 मेमोरी का नेक्स्ट। 1000 कैसे मिलेगा? P इधर मेन में देखना है, यू आर हियर, दिस इज यू, मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम। एज ए प्रोग्रामर हम हमेशा किधर रहते हैं? नहीं, स्टैक फ्रेम पे रहते हैं। किसी की भी हो सकती है, अभी मेन की है, कल चलो ऐड की कॉल होगी, सो वी विल गो टू ऐड। ओके, तो लॉजिकली वी ऑलवेज लिव ऑन स्टैक। रन टाइम वाली मेमोरी अगर एक्सेस करनी हीप सेक्शन की, तो उसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए।
और फिर उस एड्रेस को यूज करके वो मेमोरी आप एक्सेस कर सकते हो। बट एज ए प्रोग्रामर हम स्टैक कभी नहीं छोड़ते, हम कभी हीप पे नहीं जाते, हम स्टैक में बैठे बैठे हीप को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसका एड्रेस हमारे पास होना चाहिए। ओके, तो ये मेमोरी कैसे रेफर होगी, पी एरो नेक्स्ट, अगेन पी इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये होगा पी एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। पी एरो नेक्स्ट ने किसको एक्सेस किया, 1000 के नेक्स्ट को, उसमें क्यू यानी कौन गया, ओके, पी यानी कौन है 1000, करेक्ट, एरो यानी कौन है मेमोरी का नेक्स्ट, ओके, 1000 मेमोरी का नेक्स्ट, इक्वल टू मतलब क्या कहा था, बना दो, क्यू मतलब कौन है 2000, हो गया ना, 1000 एरो मतलब मेमोरी का नेक्स्ट बना दो 2000। अब बस देखो वेयर इज 1000 वाली मेमोरी, हियर इज इट, और उसका नेक्स्ट क्या बना देना है 2000, लिखा है अपने में सा, फिर ये भाई साहब इसको रेफर करेंगे, होगा लिंक, पहला नोड दूसरे के साथ लिंक हुआ, दूसरा पहले के साथ नहीं हुआ, बस पहला दूसरे के साथ लिंक हुआ, वापस नहीं जा सकते, आगे आ सकते हो बस, ठीक है। अब आगे, अब मुझे ये वाली मेमोरी रेफर करनी है, दिस वन, इसमें स्टोर क्या करना है ये पहले सोचते हैं, 3000, करेक्ट। अब हम ठहरे मेन फंक्शन में, उधर आपको 3000 कैसे मिलेगा, हाँ आर लिखना पड़ेगा, यू विल गेट 3000, ओके, सो दिस इज आर। अब ये एक्सेस करना है इस मेमोरी को, ये मेमोरी कैसे रेफर करोगे, क्यू आर नेक्स्ट, ठीक है। देखो ऐसे नहीं समझना है, जो बचपन में एक जनरल एप्टीट्यूड की टेस्ट हुआ करती थी, देखो स्कॉलरशिप, बुद्धिमत्ता चाचणी म्हणायचो आपण त्याला, यूसेज जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसमें होता है फाइंड द रिलेशन, 3 6 9 आगे कौन होगा 12, पता है। फिर कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं, अच्छा P और नेक्स्ट P और नेक्स्ट हुआ था, तो Q और नेक्स्ट Q और नेक्स्ट होना चाहिए, समझो एरो ऑपरेटर का मतलब समझो, असली रिलेशन लावायची नाही ती, फाइंड द मॅच करत बसायचं नाही, मग गडबड होती। जेव्हा पीचा भी ऍड्रेस दिला जातो इंटरव्यू मध्ये की अब बताओ PTR स्टोर्स एड्रेस ऑफ P, और अब ये PTR यूज करके 30 प्रिंट करके दिखाओ, मग गडबड व्हायला लागते। आपल्याला माहित असते P आणि एरो डेटा नेक्स्ट, मग PTRच्या मध्ये P आल्यावर काय करणार, असली कन्फ्यूजन नको आहेत आपल्याला। हेन्स यू हॅव टू अंडरस्टँड की सिंटॅक्स क्या कह रहा है, ओके ठीक आहे, नाही कळालं तर विचारा बाबा, मी त्यासाठीच इथं। ओके, अब किसको असाइन करना है, क्यू एरो नेक्स्ट, ओके, सो आई सेड क्यू एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू आर, तो दिस नल विल बी रिप्लेस्ड बाय 3000, और ये भाई साहब इसको रेफर करेंगे, डन, ठीक है। और अब 3000 के नेक्स्ट में तो नल ही रहेगा, डन, ओके। अब क्या है, टू मेक इट प्रॉपर लिंक्ड लिस्ट, ये दो रेफरेंसेस इधर नहीं चाहिए, आई डोंट वांट देम, आई वांट टू रिमूव देम। क्या करना पड़ेगा, P और ये Q और R इनको रेफर कर रहे हैं, बस ये रेफरेंस हटाने हैं, तो इधर जो 2000 है इसको हटा के इधर क्या डालेंगे नल, ये भी यहां से हटा के उधर क्या डालेंगे नल, इट शुड बी नल, इट शुड बी नल। तो बस दो स्टेटमेंट आपको नीचे लिखने हैं, P नहीं कौन Q, करेक्ट, Q is equal to null, R is equal to null, जैसे ही नल होगा ये रेफरेंसेस तो गए, और अब देखो आपके पास आपकी प्योर लिंक्ड लिस्ट है रेफर्ड बाय पॉइंटर P, डन। ऐसी लिंक्ड लिस्ट कॉलेज को एक्सपेक्टेड है, अगेन कोड ये एक्सपेक्टेड नहीं है, कोड होना चाहिए OOP वाला, जो इनकैप्सुलेशन डेटा एब्स्ट्रैक्शन ठीक से इंप्लीमेंट कर रहा हो। नो नो नो, सिरी शट डाउन,
समझ रहे हो कि नहीं? तो वो हम आगे समझेंगे कि ओओपी किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। अभी चलो एक्सेस कर लेते हैं यूजिंग पी। 10 20 30 प्रिंट कर लेते हैं। तो 10 कैसे प्रिंट होगा बताओ यूजिंग पी? हाँ ठीक से सोचो, पी एरो डेटा 1000 मेमोरी का डेटा। 1000 कैसे मिलेगा? पी एरो मेमोरी का डेटा। नाउ आई वांट टू रीच टू 2000। 2000 मेमोरी का डेटा चाहिए, तो पहले मुझे चाहिए 2000। हाउ विल यू गेट 2000 यूजिंग पी? पी एरो नेक्स्ट। ओके, सो पी एरो नेक्स्ट गिव्स यू 2000। तो ये भाई साहब आपको दे रहे 2000। 2000 इज द एड्रेस ऑफ यूर सेकंड ऑब्जेक्ट, बराबर? उस ऑब्जेक्ट को कोई नाम नहीं है, बट 2000 इज द एड्रेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। हेंस आई एम सेइंग पी एरो नेक्स्ट इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट एट 2000। और ये पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट यूज करके उसका डेटा मुझे एक्सेस करना है। तो बीच में कौन चाहिए? एरो नेक्स्ट एरो डेटा। और अब आखिरी वाला डेटा कैसे एक्सेस होगा? एरो नेक्स्ट एरो नेक्स्ट एरो डेटा। अगेन फाइंड द रिलेशन नहीं करना है। 10 के लिए पी एरो डेटा, 20 के लिए पी एरो नेक्स्ट एरो डेटा, फिर नेक्स्ट नोड के लिए एक और नेक्स्ट ऐड करेंगे। आंसर सही होगा, नो डाउट। बट फिर बाकी वाले जो कोड्स रहेंगे, जैसे कि स्टूडेंट की टीम क्रिएट करनी है, उधर काम नहीं करेगा, फिर नहीं समझ पाओगे। ओके, तो आपको सिंपली ये चीज समझनी है कि अगर मैं डायरेक्टली कहूं बताओ 30 कैसे प्रिंट करोगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड पी एरो नेक्स्ट गिव्स मी 2000। मुझे 2000 का नेक्स्ट चाहिए, पी एरो नेक्स्ट गिव्स मी 3000। मुझे 3000 का डेटा चाहिए, पी एरो नेक्स्ट एरो डेटा। और तब हम कहेंगे लिंक्ड लिस्ट समझ आ गई। ओके, बट अगेन दैट इज नॉट द फाइनल कोड। समझ रहे हो? इसमें अभी क्या ऐड करना है? ओओपी का डेटा एब्स्ट्रैक्शन ऐड करना है, जिसकी वजह से क्लास नोड अलग रहेगा, नोड को इंप्लीमेंट करने वाला एसएलएल का क्लास वो अलग रहेगा। ओके, तो बेसिक एंटिटी अलग डिफाइन करेंगे, एप्लीकेशन एंटिटी अलग से डिफाइन करेंगे, हर एंटिटी के लिए क्लास डिफाइन करेंगे, और फिर दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। ओके, तब जाकर के फाइनल कोड बनेगा अपना। क्लियर? अभी ये क्रिएट कर सकते हो खुद से, ट्राय करा। कोड तुमच्या समोर आहे, कॉपी पेस्ट न करण्याचा प्रयत्न करा, डायग्रॅमवरती फोकस राहू द्या। डायग्रॅम ड्रॉ करायची बरं का रे प्रत्येक वेळी, आणि नीट अँड क्लीन डायग्रॅम असायला पाहिजे, पट्टीनं ड्रॉ केलं पाहिजे गरजेचं नाही, हातानंच पण व्यवस्थित। कुत्र्या मांजरासारखी आपण डायग्रॅम ड्रॉ नाही करायची। क्लास कोड तुमच्या समोर आहे, अडलं कुठे तर पहा, फक्त कुठं अडतंय त्याचा विचार करा।
बघा जमलंय. ठीक आहे. हे सगळं आता उद्या असंच कंटिन्यू होईल बाळांनो. अजून एक CPPची 1-2 कॉन्सेप्ट बघूया आपण. ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग आणि एक स्ट्रिंग डेटा टाईप उद्या थोडासा रिवाईज करूया, पण लिंक्ड लिस्ट आपलं असं जातं कंटिन्यू होईल. ठीक आहे. आज उद्या जरा ह्या लेक्चरचे रिव्हिजन करा, मशीनमध्ये प्रोग्राम करायचा प्रयत्न करा. ओके, कोड आपला तिथं रन व्हायला पाहिजे आणि ह्या सगळ्या कॉन्सेप्ट तिथं इम्प्लिमेंट करायचा प्रयत्न करा. ॲड्रेसेस चेक करायचा प्रयत्न करा. जैसे कि हमने कहा सी आउट पी किया, सी आउट क्यू किया, बस आपको एड्रेस जब प्रिंट करने हैं, सी आउट पी अगर आप कर रहे हो तो ये हेक्साडेसिमल देगा आपको. ठीक है. आपको चाहिए इंटीजर, तो बस इसको लॉन्ग लॉन्ग में टाइप कास्ट कर लो, आपको आपका एड्रेस इंटीजर में मिल जाएगा. फिर कंपैरिजन आसान होगा, समझने में आसानी होगी. ठीक आहे. चला आज थांबूया, उद्या भेटूया ॲट 6:10. 6:05 किंवा 6:10 लेक्चर चालू करू आपण. तसं ग्रुपवर तरी पण मेसेज बघा एकदा. चला ऑनलाईनवाले थांबूया रे बाबा.